नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक शुक्ला है और आलोक शुक्ला पीएससी क्लासेस के अंतर्गत लोक सेवा आयोग और व्यापम की परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास विषय पर एक लेक्चर सीरीज कर रहे हैं, जिसका बड़ा महत्वपूर्ण लेक्चर मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में आज मैं लेकर आया हूं। आपको जरूर ये अच्छा लगेगा और आपकी परीक्षा के लिए तैयारी के लिए भी काम आएगा। पहले हम लोग भू राजस्व की व्यवस्था की बात करते हैं। तो विट्ठलराव दिनकर ने राजस्व की व्यवस्था में परगना पद्धति की शुरुआत की थी। पहले छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में बांटा गया और संपूर्ण छत्तीसगढ़ शासन को दो हिस्सों में विभाजित किया गया। एक को हम खालसा क्षेत्र कहते हैं और दूसरे को जमींदारी क्षेत्र। खालसा क्षेत्र वो था जिस पर मराठों का प्रत्यक्ष अधिकार था और जमींदारी क्षेत्र पर जमींदारों का अधिकार था। जमींदार स्वतंत्र रूप से शासन करते थे, मराठों को कर देते थे। मराठों ने लगान वसूली के तरीके, भूमि नाप और किसानों और गौटियों के बीच में संबंध के लिए कोई नया नियम लागू नहीं किया, बल्कि जो कलचुरियों के समय के नियम थे उन्हीं को उन्होंने कायम रखा। मराठों ने सन 1790 ईस्वी में राजस्व क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करने का प्रयास किया, लेकिन उसको पूरी तरह से वैज्ञानिक नहीं बना पाए। भूमि कर के निर्धारण का कार्य ग्राम स्तर पर ही पहले की तरह होता रहा। भूमि की नाप का आधार किसानों की हलों की संख्या होती थी। करों के निर्धारण का कार्य गौटिया और किसानों के मध्य आपसी समझौते के आधार पर किया जाता था। जमीन का कोई अभिलेख नहीं रखते थे। प्रत्येक परगने का कर निर्धारण पूर्व प्रचलित परंपरा और क्षेत्र की समकालीन परिस्थिति को ध्यान में रख के किया जाता था। कर वसूली नागपुर से प्राप्त निर्देश के हिसाब से विगत वर्षों की वसूली के आधार पर की जाती थी। राजस्व में बराबर वृद्धि करने का प्रयास करते रहने की परंपरा बहुत आम थी। संपूर्ण प्रदेश में राजस्व की वसूली में लूट जैसी मची हुई थी। कर वसूली के लिए न तो कोई सामान्य सिद्धांत था और न कोई निश्चित नियम था। फसलीय वर्ष का प्रारंभ प्रतिवर्ष जून से होता था। उस समय सूबेदार और कमाविशदार क्षेत्रीय किसानों को अधिक से अधिक तादाद में जमीन को जोत के अंतर्गत लाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। भूमि वितरण के संबंध में गांव का गोटिया किसानों को सामूहिक शिकायतों को सुनकर उनके संतोष के अनुसार भूमि का वितरण करता था। बोनी जब पूरी हो जाती थी तब कमाविशदार क्षेत्रीय किसानों के विगत बकाया राशि की वसूली के तगादे भी करता था। अगस्त के अंत तक सूबेदार सभी कमाविशदारों को कुल राजस्व की राशि का 1/3 अंश वसूल करके उसे अक्टूबर तक खजाने में जमा करने का आदेश देता था। फिर वो पिछला बकाया वसूल करने की आज्ञा भी देता था। परगने की वार्षिक लगान का 1/3 भाग वसूला जाकर सितंबर या अक्टूबर माह में खजाने में जमा कर देते थे, परंतु यह वार्षिक कर निर्धारण पड़ती भूमि, मौसम की खराबी, जानवरों की बीमारी आदि का ख्याल रखकर किया जाता था। लगान की दूसरी किस्त 1/3 अंश की होती थी। उसकी अदायगी 5 जनवरी तक की जाती थी। कमाविशदार अपने क्षेत्र का दौरा करके वहां की परिस्थितियों को मालूम करता था और उसके हिसाब से लगान फिर निर्धारित करता था। लगान की तीसरी और अंतिम किस्ती की वसूली का तरीका भी दूसरी किस्त की तरह ही होता था और इसकी वसूली की अंतिम तिथि 5 अप्रैल थी। दूसरी किस्त के बाद जनवरी के अंतिम सप्ताह में सूबेदार अपना दौरा प्रारंभ करते थे, जिसकी पूर्व सूचना कमाविशदार और गोटिया और पटेलों को दी जाती थी। कर अभिलेख का निर्धारण एक अभिलेख दफ्तर में रखा जाता था। परगने का फडणवीस एक रिपोर्ट तैयार करता था। परगने में राजस्व, पिछला बकाया, चालू वर्ष की लगान आदि राशि का विवरण दर्ज किया जाता था। सूबेदार 8-10 सप्ताह में पूरे प्रदेश का दौरा करके वार्षिक हिसाब को बंद करते थे और उसका विवरण नागपुर को भेजते थे। मराठों ने राजस्व के क्षेत्र में पटेलों की नियुक्ति का प्रावधान किया और एक से अधिक गांवों की देखरेख पटेल करते थे। कृषक इन पटेलों पर आश्रित होते थे। मराठों ने भूमि की व्यवस्था के लिए नवीन व्यवस्था का सूत्रपात किया, जिसका नाम ताहूतदारी प्रथा रखा गया था। अब हम पहला थोड़ा गोटिया के बारे में और फिर समझने की कोशिश करेंगे। तो गोटिया जो है ये छत्तीसगढ़ का बड़ा प्राचीन काल से पद रहा है। गांव का मुखिया गोटिया होता था। उसका पद कोई वंशानुगत नहीं होता था, ना ही उस पद को बेचा जा सकता था, लेकिन गांव का प्रधान होने के कारण वो गांव की सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखता था और जनता उसको आदर भी करती थी। लगान निर्धारण और उसकी वसूली के लिए गोटिया जिम्मेदार। किसानों की सलाह से वो भूमि का आवंटन करता था। किसानों को आवास और काश्त की सुविधा प्रदान करता था। समय समय पर गोटिया किसानों को बीज, धन और जानवरों से मदद भी करता था। इन सभी दायित्वों के निर्वाह के लिए गांव में उसको अनेक सुविधाएं और रियायतें भी प्राप्त थी। उसको गांव में सेरा डोली नाम की अतिरिक्त भूमि मिली हुई थी। उस भूमि पर गांव के किसान कृषि करते थे और उससे होने वाली आय गांव में आने जाने वाले अधिकारियों, यात्रियों के भोजन, आवास
थोड़ा सा ताहूदारी प्रथा के बारे में करते हैं। भूमि व्यवस्था के लिए मराठों ने इस नई व्यवस्था का सूत्रपात किया। इसमें किसी क्षेत्र विशेष की भूमि एक अवधि के लिए ठेके पे दे देते थे। ठेके की राशि ताहूदार खजाना में जमा कराते थे। कैप्टन सैंडिस के समय में तरेंगा और लोरमी ये दो नए ताहूदार बनाए गए थे। भू राजस्व के अलावा और भी कर होते थे, जैसे टकोली एक कर था जो कि जमींदार एक निश्चित राशि खजाने में जमा करते थे, उसको टकोली बोलते थे। सायर जो था वो आयात निर्यात पर कर था। कलाली आबकारी कर था जो मादक द्रव्यों पर लिया जाता था। पंडरी जो था वो गैर कृषि कार्य जैसे बढ़ई लोहार आदि इनसे कर लेते थे, यह आय का 10% होता था। सेवई जो छोटे अस्थायी करों का एक सम्मिलित नाम था। जमींदारी टैक्स जो था वो आयातित अनाज पर प्रति गाड़ी 3 पायली के दर से लिया जाता था। अब हम भोसला शासनकाल की कुछ थोड़ी सी दूसरी महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले विनिमय के बारे में बात करें, ट्रेडिंग। इस समय कई प्रकार के सिक्के चलते थे। रघुजी का रुपया, अग्नू लाला का रुपया, रामजी टांटिया, मन भट्ट, शिवराम, जरी पटका, चांदी का रुपया, जबलपुरी रुपया आदि अलग अलग तरह की मुद्राएं उस समय चलती थी और इसके कारण तकनीकी रूप से मुद्रा प्रणाली बड़ी दोषपूर्ण थी। उसके बाद आइए थोड़ा सा न्याय और पुलिस व्यवस्था की बात करते हैं। तो ब्रिटिश काल में बनाई गई न्याय व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था लगातार चलती रही, लेकिन ये बड़ी अक्षम थी और भ्रष्टाचार इसमें बहुत था, इसलिए शिथिल भी थी। भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अधिकारियों में काफी भ्रष्टाचार था। जिलेदार तक इससे मुक्त नहीं थे। सदरुद्दीन जो जिलेदार थे उनको 1 लाख रुपयों के गबन के लिए पकड़ा गया और उसमें से उन्होंने केवल 60,000 रुपए दिए, इसको बर्खास्त भी कर दिया गया। उनके जो उत्तराधिकारी जिलेदार थे उनको भी भ्रष्टाचार के लिए पदमुक्त किया गया था। आम जनता इस भ्रष्टाचार से त्रस्त रहती थी। रघु जी का समय सूबा सरकार से बेहतर था, लेकिन बीच में अंग्रेजों का जो समय था उसकी तुलना में थोड़ा कमजोर था। मराठों की शासन व्यवस्था में बिंबाजी के समय प्रत्यक्ष भोसला शासन था। उसके बाद से भोसला शासन में सूबेदार जब आए तो बहुत ही बुरी स्थिति उत्पन्न हो गई। राज्य का विभाजन कर की दृष्टि से खालसा क्षेत्र और जमींदारी क्षेत्र में किया गया था और इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। जो प्रमुख अधिकारी राज्य के होते थे, सबसे ऊपर तो सूबेदार थे जो राजा के नाम से और राजा के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे। फिर कमाविजदार थे जो परगना के प्रमुख थे। उसके बाद फडनवीस थे जो आय व्यय का हिसाब रखते थे। बड़कर थे जो कमाविजदार के नीचे काम करते थे और फसल वगैरह की सूचना भेजते थे। एक बरार पांडे का पद होता था जो गांव का दौरा करते थे और लगान का ब्यौरा तैयार करते थे। एक पंडरी पांडे का पद था जो मादक द्रव्यों से होने वाली आमदनी का हिसाब रखते थे। एक पोतदार का पद था जो बेसिकली खजांची होते थे। एक माल चपरासी का पद था जो कमाविजदार के अधीन थे और क्षेत्र में घूम घूम कर अपराधियों की खबर भी रखते थे और वसूली। ग्राम स्तर के अधिकारियों की अगर हम बात करें तो जो कलचुरी समय में है के समय में गोटिया का पद था वो समाप्त नहीं किया गया और मराठों के समय में भी ये लगातार चलता रहा। गोटिया जो था वो गांव का मुखिया भी था, मजिस्ट्रेट भी था, पुलिस भी था और गांव की जनता का विश्वास पात्र। फिर पटेल जो थे वो लगानी वसूली का काम करते थे और इनको प्रति रुपया 1 आने का कमीशन मिलता था। फिर एक पद होता था चौहान। तो ये चौहान जो थे ये एक तरह से पुलिस थे, ये गोटिया के नियंत्रण में गांव की रक्षा का काम करते थे। अब हम थोड़ा सा मराठा समय में न्याय व्यवस्था की बात करते हैं। तो न्याय के लिए अदालतें नहीं थी, गोटिया और पटेल ही न्याय करते थे। बड़े प्रकरणों में कमाविजदार या सूबेदार का निर्णय होता था और बहुत ही कम ऐसे बिरले प्रकरण होते थे जिसमें कि नागपुर में राजा का निर्णय। बिंबाजी के समय राजा रतनपुर में रहते थे, इसलिए न्याय सुलभ था। बाद में जनता को न्याय मिलना बहुत कठिन हो गया। ब्राह्मण, बैरागी और गोसाई जाति को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। महिलाओं को भी मृत्युदंड नहीं देते थे। परंपरागत पंचायतों के द्वारा भी न्याय किया जाता था, लेकिन इन पंचायतों को संबंधित पक्षों को उपस्थित कराने और अपने निर्णयों का पालन कराने के लिए बाध्य करने का कोई अधिकार नहीं था। केवल सामाजिक दबाव में ही वो काम करा सकते थे। पुलिस की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। पूरे राज्य में जासूसी करने और सूचना एकत्र करने के लिए हरकारे थे, लेकिन ये व्यवस्था कोई प्रभावी नहीं थी। मराठों के पास आंतरिक और बाह्य खतरों से निपटने के लिए सेना थी। बिंबाजी के सभी 5000 सैनिक नागपुर से ही आए थे। थोड़ी सी बात शिक्षा की करते हैं। शिक्षा का प्रबंध अक्सर घर पर ही होता था। कभी कभी गांव के लोग ब्राह्मणों को शिक्षक रख लेते थे और वार्षिक भेंट के रूप में उनको अन्न देते थे। रतनपुर और रायपुर में राज्यों की ओर से शिक्षा की कुछ व्यवस्था की गई थी। शिक्षा का माध्यम हिंदी और मराठी भी था।
धार्मिक दशा मराठा काल में कैसी थी उसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में मूल जनजातीय निवासी जो थे, जो जनजातीय क्षेत्रों में रहते थे, वो बूढ़ादेव की पूजा करते थे गांव में, लेकिन अधिकांश लोग हिंदू धर्मावलंबी थे। कुछ कबीर पंथ का भी प्रचार प्रसार इस समय छत्तीसगढ़ में हुआ था, जो हिंदू और मुसलमान दोनों ही मानते थे। सन 1820 से 30 के बीच में गुरु घासीदास ने सतनाम पंथ का प्रचार किया और इनके भी काफी अनुयायी छत्तीसगढ़ में बढ़ते चले गए। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने मराठा काल में जो शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, इस सब के बारे में जाना है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा और जानकारी आपको अच्छी मिली होगी। अपना फीडबैक मुझे देना ना भूलें। फीडबैक देने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 7007277568 पर आप मैसेज कर सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी आप मेरी वेबसाइट alokshukla.com पर भी प्राप्त कर सकते हैं और ये वीडियो आप ग्रैंड टीवी के अलावा यूट्यूब पर मेरे चैनल आलोक शुक्ला पीएससी क्लासेस पर भी देख सकते हैं। आपने इस कार्यक्रम को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।